आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, यह है आज तक रेडियो का स्पेशल शो कोरोना कवरेज। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। इस स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज में हम लेकर आते हैं दुनिया भर की कोरोना से जुड़ी अपडेट्स, कहां क्या नई स्टडी हुई है, कहां कोरोना के मरीज घटे हैं, बढ़े हैं, और इस बीमारी की रोकथाम के लिए दुनिया के किस कोने में क्या कोशिशें चल रही हैं। ये सब कुछ आपको मिलेगा। आपको बताएंगे कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी 100 में से एक शख्स के फेफड़े पंक्चर हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है, डॉक्टर से जानेंगे। फिर बात करेंगे कोरोना के री इन्फेक्शन से बचने के लिए पोस्ट कोविड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल की, जानेंगे कि वो क्या है। सरल भाषा में कहूं तो कोरोना से मुक्ति के बाद अपना ख्याल कैसे रखें कि फिर से कोरोना ना हो, ये समझेंगे। और आखिर में बात करेंगे कोरोना से लड़कर जीती कीर्ति से, जो खुद कोविड वार्ड में लोगों की सेवा कर रही थीं। लेकिन पहले सुनाता हूं कोविड-19 से जुड़ी हेडलाइंस। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 92,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कुल तादाद अब 48.5 लाख के पार हो गई है। वहीं इस महामारी से 80,000 के करीब लोगों की मौत भी हो चुकी है। दुनिया में कोरोना वायरस मामलों की कुल संख्या अब 2,88,00,000 है। इससे होने वाली मौत का आंकड़ा 9,22,000 है। संसद का मॉनसून सत्र आज शुरू हो गया है। सदन में एंट्री से पहले बड़े स्तर पर कोरोना टेस्ट हुए। कुल 25 सांसदों का टेस्ट पॉजिटिव निकला। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की पढ़ाई आंशिक तौर पर शुरू करने के लिए SOPs जारी कर दी हैं। 21 सितंबर से क्लास लगेंगी। मंत्रालय ने यह भी कहा कि दूसरे शहर से आकर पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए हॉस्टल भी खुलेंगे। हालांकि बाहर से आने के बाद छात्र को क्लास अटेंड करने से पहले 14 दिन क्वारंटीन रहना होगा। चीन के महिला वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मेंग यान, उनका दावा है कि चीन की वुहान लैब में ही कोरोना वायरस को बनाया गया था। डॉक्टर ली मेंग यान हांगकांग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में काम करती हैं। इजरायल में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण मामलों के बाद पूरे देश में लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। इजरायल देश भर में दोबारा लॉकडाउन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कोरोना की वैक्सीन के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ट्रायल चल रहा है। दूसरे फेज का पहला चरण पूरा हो गया है। डॉक्टरों की टीम ने कुल 50 वॉलंटियर्स को वैक्सीन की डोज देकर अपना लक्ष्य पूरा किया। बताया ये जा रहा है कि सभी वॉलंटियर्स का स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है। कोरोना से संक्रमित होने पर कोशिकाएं कैसी दिखती हैं, इसकी तस्वीर अमेरिकी शोधकर्ताओं ने जारी की है। वैज्ञानिकों ने लैब में इंसान की ब्रोंकियल एपिथेलियल कोशिकाओं में कोरोना को इंजेक्ट किया। इसके बाद कोशिकाओं में फैलने वाले वायरस की तस्वीरों को कैप्चर किया। 2 अमेरिकी कंपनियों ने कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल को शुरू करने का ऐलान किया है। फाइजर और बायोएनटेक फार्मा कंपनी ने कहा कि जल्द ही ट्रायल के अगले फेज के लिए वॉलंटियर्स चुने जाएंगे। तीसरे फेज में 44,000 लोगों को वैक्सीन लगेगी। कंपनी ने पहले इस फेज के लिए 30,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा था। और आज संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में चल रहे कोरोना संकट के बारे में सब कुछ बताया। सुनिए वो क्या कह रहे थे। As per WHO, there are more than 2.79 crore confirmed cases across the world. 11 सितंबर 2020 को भारत में 45,62,414 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। 76,271 लोगों की मौत और मृत्यु दर 1.67% पर है। इसमें से 35,42,663 यानी 77.65% लोग ठीक हो गए हैं। करीब 1 लाख केसेस महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, असम, केरल, दिल्ली और गुजरात में मिले हैं। बाकी देशों के मुकाबले भारत अपनी स्ट्रेटेजी की वजह से कोविड-19 मौतों को 55 प्रति मिलियन जनसंख्या तक सीमित करने में सक्षम रहा है। देश में कोरोना वायरस के हर पहलुओं को समझने के लिए रिसर्चर्स जोर शोर से लगे हुए हैं। भारत में लगभग 90% केसेस ऐसे हैं जिनमें हल्के फुल्के लक्षण पाए गए हैं। 5.8% संक्रमित लोगों को ही ऑक्सीजन थेरेपी जैसी सुविधाओं की जरूरत पड़ती है और 1.7% गंभीर मरीजों को ही इंटेंसिव केयर में रखने की जरूरत पड़ती है। कोविड-19 जैसी महामारी की रोकथाम के लिए जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे कई बोल्ड डिसीजन लिए गए, जिसका लोगों ने समर्थन भी किया। इन 5 महीनों से देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। डॉक्टर्स को PPE किट्स
और भी कई ज़रूरी इक्विपमेंट जैसे पहले के मुकाबले ज़्यादा आईसीयू बेड्स, आइसोलेशन सेंटर उपलब्ध कराए गए ताकि मरीजों का हर संभव इलाज हो सके। हमारे देश में कोरोना से ठीक होने वालों की अच्छी खासी तादाद है, लेकिन अब एक रिसर्चर ग्रुप ने यह बताया है कि हर 100 में से एक व्यक्ति के फेफड़े पंक्चर हो रहे हैं। आपने सही सुना, पंक्चर। हो ये रहा है कि चेस्ट वॉल और लंग्स के बीच कैविटी बन जाती है। सुनने में टर्मिनोलॉजी थोड़ी कठिन जरूर लग रही होगी, तो इसे सरल भाषा में समझने की हमने कोशिश की है और डॉक्टर आर मंत्री से बात की, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, फिलहाल गंगाराम अस्पताल दिल्ली में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी सर, हम जो लंग्स पंक्चर होने की बात कर रहे हैं, तो हम लंग पंक्चर होने से क्या समझे? क्या इसका मतलब हमारे फेफड़ों में छेद हो जाना है या लीकेज है? क्या अर्थ निकाले इसका? जी, बेसिकली जो कोरोना वायरस है वो लंग में सबसे पहले निमोनिया करता है, इंटरस्टिशियल निमोनिया बोलते हैं हम जिसे। तो उसके बाद अगर वो निमोनिया रिजोल्व हो जाए पूरी तरह और कोई लंग को डैमेज नहीं तो कुछ नहीं होता, जैसा ज्यादातर लोगों में होता है। बट कुछ परसेंटेज में वो पूरी तरह रिजोल्व नहीं होता, और या रिजोल्व होता भी है तो लंग को काफी सारा डैमेज हो जाता है। लंग में फाइब्रोसिस यानी लंग की टिश्यू की थिकनिंग हो जाती है, एयर स्पेस गायब हो जाते हैं वहां से और कैविटीज तक बन जाती है। तो टेक्निकल टर्म में बोले तो ये लंग पंक्चर नहीं है, लंग टिश्यू डिस्ट्रक्शन है जी। तो लंग टिश्यू डिस्ट्रॉय होता है, इसकी सीवियरिटी वेरी करती है। किसी किसी पेशेंट में बहुत कम रहता है रेजिडुअल लंग डैमेज, किसी किसी में बहुत ज्यादा रहता है। इनफैक्ट कुछ मरीज ऐसे हैं जिनमें रिसेंटली अभी हमारे इंडिया में भी एक लंग ट्रांसप्लांट तक करना पड़ा। दोनों फेफड़े इतने डैमेज हुए कि लंग ट्रांसप्लांट तक करना पड़ा। तो ये बेसिकली लंग डैमेज की बात है। जी, अभी आपने सर एक कैविटी का जिक्र किया, तो इससे नुकसान क्या होगा? नहीं, देखो, लंग हमारा जो लंग टिश्यू है उसमें होता क्या है, छोटे छोटे पॉकेट होते हैं जिनमें हवा जाती है। हम जो सांस अंदर लेते हैं उसके साथ ऑक्सीजन जाती है। उन पॉकेट के चारों तरफ हमारी खून की नालियां दौड़ती है जो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड उस पॉकेट में छोड़ती है और ऑक्सीजन वहां से लेती है। अब अगर ये बड़ी बड़ी कैविटी बन गई तो लंग का जो प्राइमरी काम है खून शुद्ध करना वो नहीं कर पाएगी। वो जो लंग का हमारा जो ये नेटवर्क है, जो सिस्टम है जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, वो डैमेज हो जाता है। तो फिर मरीज को थोड़ी सी एक्टिविटी में और सीवियर लंग डैमेज हो तो बैठे बैठे सांस फूलने लगता है। तो ये चीज होती है उससे। और फिर अगर मतलब इसके कोई लक्षण भी होते हैं, और अस्थमा से कितना अलग है? हाँ, नहीं, देखो, अस्थमा तो लंग टिश्यू का, लंग की जो छोटी छोटी पॉकेट है ना, उनकी डिजीज नहीं है। अस्थमा लंग की जो एयर की नलियां है उनकी बीमारी है। तो वो सिकुड़ जाती है तो एयर पूरी एयर पॉकेट्स तक पहुंचती नहीं है। तो अस्थमा तो उस चीज की बीमारी है। और अस्थमा तो जैसे आजकल हम थेरेपी देते हैं, जो ब्रोंकोडाइलेटर चाहे नेबुलाइजर दें, इनहेलर दें, उनसे दूर हो जाती है तुरंत। इसमें क्या है, डैमेज जो है लंग के छोटे छोटे जो पॉकेट्स हैं जहां एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है, वो डैमेज हो जाते हैं। तो इसमें इस तरह की दवाइयां जो अस्थमा में काम में लेते हैं उनका रोल बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है, वो ज्यादा काम नहीं करती है इसके अंदर। जी, तो सर क्या लड़कों में लंग पंक्चर की या लंग डैमेज की समस्या ज्यादा है? अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या है? नहीं, देखो, इसकी एग्जैक्ट वजह तो अभी तक पता नहीं किसी को भी। हो सकता है एक रीजन ये हो कि मेल जो स्मोकर हैं, मेल स्मोक ज्यादा करते हैं कंपेयर टू फीमेल, एक वजह वो भी हो सकती है। बट इसके कोई पुख्ता सबूत प्रमाण नहीं है क्योंकि बीमारी अभी नई नहीं है। इसके अभी इमीडिएटली कोई भी हम कंक्लूजन ड्रॉ करें कि ये इस वजह से ज्यादा होती है, इस तरह से ज्यादा होती है, ये बड़ा मुश्किल है। बट हाँ, ये देखने में आया कि जो मेल होते हैं उनमें ये बीमारी लंग डैमेज की थोड़ी ज्यादा होती है, फीमेल में थोड़ी कम होती है। बट इसका कोई करेक्ट कारण नहीं पता अभी तक किसी को। जी, तो इस समस्या से बचने का क्या कोई उपाय है? आप क्या सलाह देंगे? लंग डैमेज से बचने का देखो उपाय तो है, जो करें तो काफी संभावना हम कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो जिसको कोरोना हो जाए तो डॉक्टर की हेल्प तुरंत ले। कई दफा कि हमारा घर सील हो जाएगा, पुलिस वाले नोटिस लगा जाएंगे, बाहर नहीं निकलने देंगे, इस डर से ना लोग बाग कोरोना होते हुए भी नहीं बताते।
एक ये रीजन है। दूसरा, अस्पताल जाने के नाम से डरते हैं कि अस्पताल, जो बाकी घर वाले सोचते हैं कि हमें ना हो जाए। तो इस चक्कर में जब मेडिकल हेल्प हम लेट करते हैं तो बड़ी समस्या हो सकती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे ही आपको कोई खांसी वगैरह के लक्षण शुरू हो, तुरंत जाके डॉक्टर की सलाह लें। उसका एक्सरे अगर करवाता है डॉक्टर, एक्सरे करवाए, सीटी स्कैन करवाता है, सीटी स्कैन कराए। आप घर पे भी ये देखो कि आप नॉर्मली कितनी देर सांस होल्ड कर सकते थे, अब आप कितनी देर सांस रोक सकते हो। क्या थोड़ा बहुत चलने से आपका सांस फूलने लगता है? क्या आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 या 90% से नीचे जाने लग गया है? 90% से नीचे जाने लगे, सांस फूलने लगे, थोड़ा सा भी काम करने में थकान होने लगे, ऐसा है तो तुरंत राय लें। ये एक लंग डैमेज का लक्षण हो सकता है। शुरुआत की स्थिति में अगर इसका पता लग जाए तो कुछ दवाइयां हैं जो लंग में जो सूजन है उसको कम करती हैं, जो स्टेरॉइड्स होते हैं। डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, बिना डॉक्टर की सलाह से कभी ना लें। और कुछ दवाइयां हैं जो इसमें, जो ये कोरोना अंदर जाके जिन तरीकों से डैमेज करता है उसको, उस डैमेजिंग सब्सटेंस को कंट्रोल करती है कुछ दवाइयां। पिछले ही महीने की खबर है कि चीन में कोरोना री इन्फेक्शन का केस सामने आया। एक शख्स था जो कोरोना से उबर गया था लेकिन फिर बीमार पड़ गया। अब इसी के मद्देनजर कोरोना से जंग जीत चुके लोगों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पोस्ट कोविड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जारी किए हैं। अभी तक स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि कोरोना से बचने के लिए क्या करें, अगर हो जाए तो क्या करें, लेकिन ये पहली बार है जब कोरोना से ठीक होने के बाद पोस्ट कोविड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं। तो अब कोरोना से ठीक होने के बाद मरीज यदि थकान, शरीर दर्द, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत, ये सब महसूस करता है तो शिकायत कर सकता है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर वेद चतुर्वेदी। कोरोना से ठीक होने के बाद भी क्या कोई वापस सांस लेने में तकलीफ से लेकर अन्य समस्या से जूझ सकता है? देखिए, जहाँ तक नॉर्मली क्या होता है, कोई भी वायरस आता है और निकल जाता है बॉडी से 13-14 दिन बाद, वो आदमी ठीक हो जाता है। इसको बोलते हैं कंप्लीट क्लिनिकल रिकवरी। क्योंकि कई पेशेंट्स हैं जिनकी कंप्लीट क्लिनिकल रिकवरी नहीं हो पाती, तो उसके लिए, और बेसिकली जो रिकवर हो भी जाते हैं उन सबके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस जारी की है। गवर्नमेंट ये कहती है कि यदि आपको आज में हम आपको डिस्चार्ज करते हैं, यदि आप ठीक हो जाते हैं तो पहले तो सोसाइटी में जाके बताइए कि मैं ठीक हो गया, ताकि लोगों को विश्वास हो कि आदमी ठीक भी हो सकता है। ये एक पॉजिटिव चीज है, तो ये भी आपको सोसाइटी में बताना है कि मैं पूर्णतः ठीक हो गया। दूसरा है कि जहां से आपको डिस्चार्ज किया है 7 दिन के बाद वहां जाके दिखाइए, ताकि हमको भी पता लगता रहता है कि भाई पेशेंट ये ठीक ठाक है। तो और उसके बाद भी यदि फर्दर फॉलोअप है वो कहीं आप ओपीडी में दिखा सकते हैं, बट अदरवाइज जहां से आप गए वहां से डिस्चार्ज। दूसरा ये है कि आपको बोला गया है कि भाई आप गए जरूर हैं, इसका मतलब नहीं कि आपको कोविड दोबारा नहीं हो सकता। ये आपको जो चीजें फॉलो बाकी लोगों को करना है, तो आपको मास्क भी लगाना जरूरी है, आपको हाथ धोना भी जरूरी है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाना जरूरी है। इनफैक्ट आपको मुखिया बनना पड़ेगा और भी ज्यादा अच्छा करना पड़ेगा। साथ में उन्होंने बोला भाई कि वो सब जनरल हेल्दी मेजर्स, मतलब हेल्थ बनाने के लिए मेजर्स कौन से हैं जो हर जगह सभी बीमारी के लिए कॉमन है। मतलब 8 घंटे सोइए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कीजिए, गर्म पानी के थोड़ा कुल्ले कीजिए, आप क्या कहते हैं गर्म पानी थोड़ा गुनगुना पीजिए, ये हमारे हमेशा बताया गया है। साथ में उन्होंने ये ऐड और कर दिया, क्योंकि क्या होता है कई बार वायरस चले जाने के बाद भी वीकनेस बनी रहती है और लोग यहाँ वहां घूमते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए कि आयुर्वेदिक में च्यवनप्राश है। अब देखिए, मैं तो आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं हूँ, बट हेल्थ मिनिस्ट्री बोलती है कि च्यवनप्राश के एक चम्मच खाइए, तो इसका मतलब च्यवनप्राश भी इफेक्टिव हो सकता है। और दूसरा ये है कि कुछ और आयुष की दवाइयां हैं जिसमें कि बेसिकली आयुष बोलता है कि अश्वगंधा है, मुलेठी है, गिलोय है, ये सब दवाइयां, ये जो काढ़ा है इसका वो पिया जा सकता है। उन्होंने काढ़े का बनाया हुआ है, कैसे बनाना है, कितना कितना डालना है। बट बेसिकली एक बात जरूर है कि हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी वो कहीं ना कहीं तो अच्छी होगी, तभी तो ये चीजें सर्वाइव की है इतने दिनों से। फेक होती तो सर्वाइव नहीं करती। हम जैसे मास्क तो पहनते ही हैं, वो हम पहनेंगे ही, हाथ धोते रहेंगे और फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रख लेंगे जैसे कि प्रोटोकॉल में बताया गया है।
लेकिन रेस्पिरेटरी हाइजीन जो है उसका ख्याल कैसे रख सकते हैं हम लोग? रेस्पिरेटरी हाइजीन, यस सर। देखिए रेस्पिरेटरी हाइजीन से मतलब ये है बेसिकली कि हमारा हम जो सांस कहाँ से लेते हैं, या तो मुंह से या नाक से। तो ये हम कहें कि भाई आप रोज गर्म पानी के कुल्ले कीजिए, या फिर पानी में थोड़ा हल्दी डाल के उसके कुल्ले कीजिए, या मुलेठी डालिए तो आपको थोड़ा सा खांसी आती है। तो ये सब उसमें गाइडलाइंस में इंक्लूडेड है। जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कल गाइडलाइंस आई हैं उसमें ये सब बताया गया है कि रेस्पिरेटरी हाइजीन के लिए क्या है, आप गर्म भाप ले सकते हैं। यदि आप गर्म भाप लेते, भाप से क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। बेसिकली आपका पूरी जो भी आप गर्म पानी के कुल्ले करते हैं वो तो सिर्फ आपको माउथ तक जाता है। जो नीचे ट्रेकिया है, जो नीचे पाइप है, उसमें तो सिर्फ भाप ही जा सकती है। तो आप गर्म भाप लेंगे तो आपको एक गर्म सिकाई हो जाएगी, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, रिकवरी में अच्छा रहेगा। देखिए बाय एंड लार्ज ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, ये इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक चीज ये बताया गया है कि जो पहले से आप प्रिकॉशन लेते रहे वो प्रिकॉशन लेते रहे, दैट इज नंबर 1। दूसरा है, चूंकि आप बीमार होके आए तो यू शुड बी द मोस्ट कहना चाहिए लीडर होना चाहिए, ताकि लोगों को बताएं कि मैं ठीक हो गया। और तीसरा, और अच्छी तरह से पालन कीजिए, चाहे मास्क लगाना हो, चाहे आपको सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे आपको हाथ धोना हो, तो और भी अच्छी तरह लोगों को दिखाइए कैसे ऐसे करना चाहिए। और ये सोच के रखिए कि हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत वीकनेस हो जाती है, कि वीकनेस बची रहती है, तो आदमी थोड़ा सा एक जैसे कहता है उसमें पड़ा रहता है कि डॉक्टर साहब मेरे को फिर सुस्त नहीं हो गया, मेरे को तो कमजोरी है, मेरे लंग्स तो नहीं खराब हो गए। तो इसको हमारी भाषा में बोलते हैं पोस्ट वायरल एस्थीनिया। पर जितने वायरसेस इन्फेक्शन है, जब वो होते हैं, जब वो वायरस चला भी जाता है तो वीकनेस बनी रहती है, वो धीरे धीरे अपने आप रिकवर होती है। आप चाहें तो इम्यून बूस्टर जो मैंने बताया आपको अभी, जो आयुष वाले बोलते हैं कि आप च्यवनप्राश खा सकते हैं, आप बाकी सब जो उन्होंने बोला है वो सब खा सकते हैं। बट बाय एंड लार्ज इफ यू रियली आस्क मी कि यदि आप आराम से बने रहिए तो धीरे धीरे आपकी वीकनेस भी खत्म हो जाएगी। सर अभी तो जैसे डाइट को लेकर हम लोग सब कॉन्शियस है इस कोरोना टाइम्स में, तो आप किस तरह की डाइट सुझाएंगे जो हम अपने खान पान में शामिल कर सकते हैं? देखिए बड़ा सिंपल है। यंगस्टर्स के लिए क्या है कि यंग आदमी सोचता है भाई सिगरेट और अल्कोहल बहुत नॉर्मल चीज है, वो कहता है भाई उसके लिए एक लाइफ स्टाइल है। तो ये तो बताया गया है कि भाई जब आप कोरोना हो जाए तो आप डिस्चार्ज होंगे तो आपको सिगरेट नहीं पीना, आपको अल्कोहल नहीं पीना, सो दैट इज पार्ट ऑफ द सिस्टम। दूसरा चीज है कि नॉर्मल हल्का खाना खाएं। अब हल्का खाना किसको बोलते हैं? अब जैसे समझ लीजिए मैं रोज सुबह शाम चिकन खाता था, समझ लीजिए, अब मैं जानता हूँ कि मैं अभी रिकवर होके आया हूँ तो यार दाल रोटी खाता हूँ। तो नॉर्मल जो खाना है वो खाइए, ऐसा कोई स्पेशल खाना दुनिया में नहीं बनाया गया जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम तगड़ा हो सकता है। बाकी कई तरह के फॉल्स एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं कि ये खाइए वो खाइए, हमारा इम्यून सिस्टम ठीक हो जाएगा, ये प्रोटीन खाइए। नॉर्मल जो घर का खाना है, दाल रोटी सब्जी, खासतौर से हरी सब्जियां और फ्रूट्स, वो ज्यादा है। बाकी और उसको आपको ज्यादा उसमें कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है। हाँ, वो चीज अवॉइड करिए जिसमें आपको नुकसान होता है। आप सोचते हैं कि इस चीज से मुझे नुकसान होता है, मत खाइए। सर प्रोटोकॉल में ये भी कहा गया है, एक सलाह ये भी दी गई है कि ज्यादा मात्रा में पानी या गुनगुना पानी पीने को बोला गया है। हाँ, बेसिकली हमारे ये ट्रेडिशनली पहले से है ये चीजें कि हमारे यहाँ ठंडे पानी को हमेशा खराब माना गया है और कहा गया है कि यदि आप बीमार हो या बीमारी से रिकवर हो रहे हो तो गुनगुना पानी पीजिए। उसका कोई ट्रायल नहीं है, कोई वैज्ञानिक आधार कितना है ये नहीं मालूम, बट एक ट्रेडिशनल नॉलेज है कि आप गुनगुना पानी पीजिए, आपको बेहतर लगेगा। तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज है, इसमें कोई हार्म भी नहीं है। और अब आपकी बात करवाते हैं आज के कोरोना वॉरियर से। ये है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से, नाम है कीर्ति रघुवंशी। कीर्ति सिविल अस्पताल में इंचार्ज सिस्टर हैं और कोविड वार्ड में अपनी सेवाएं दे रही हैं। मैम, आपसे जानना चाहते हैं कि आपका अभी कोविड वार्ड में एग्जैक्टली आप किस तरह की अपनी सर्विसेज दे रही हैं, वहाँ पर आपको क्या क्या करना होता है? हमको पहले तो कोविड वार्ड में पेशेंट हमारे यहाँ पे मतलब 10 से 12 की संख्या में तो रहते ही हैं, मतलब शुरू से अभी तक रह ही रहे हैं। तो हमें उनका मतलब पहले तो पूरा एडमिशन प्रोसेस, एडमिट करना है, फिर हमको उनका बीपी, पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह मेडिकेशंस देना है। तो एडमिशन से डिस्चार्ज तक की सारी प्रोसेस हम लोग करते हैं वहाँ पे। जी,
तो मैम इस दौरान जब कोरोना वायरस का इतना वो चल रहा है तो आपके हॉस्पिटल में किस तरीके का माहौल बन गया होगा, किस तरीके से रहता है, क्या तनावग्रस्त है काफी, कैसा माहौल है आपके हॉस्पिटल में? हाँ, हॉस्पिटल में जब मतलब शुरुआत थी, जो अब मार्च और अप्रैल मई के महीनों में जब शुरुआत थी, जब तो बहुत ही ज्यादा मतलब हम लोग भी उसमें आ गए थे कि काफी ज्यादा डर रहे थे कि कैसे करेंगे काम, पेशेंटों के बीच कैसे जाएंगे। लेकिन अब जो है, अब काफी चीजें सुधर गई हैं और जो पीपीई किट वगैरह पहन के अगर काम कर रहे हैं, सेफ्टी मेजर्स अपना रहे हैं, तो अब वो डर नहीं रहा है। अब थोड़ा सा माहौल मतलब अच्छा हो गया है। तो मैम जब आप पीपीई किट पहनती है तो हमने भी देखा है कि वो काफी भारी सूट होता है, तो उसमें आपको कैसा वो लगता है उसको पहनने के बाद? दिक्कतें तो बहुत आती हैं, क्योंकि जो 6 से 8 घंटे पहनना, 6 घंटे फिर भी पहनना ही रहता है कि अगर पेशेंट को हमें पूरा मतलब एग्जामिन करना है तब तक तो पहनना ही है। अगर हम हमारे ड्यूटी रूम में आ जाते हैं तो भले फिर हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो दिक्कत तो बहुत आती है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मतलब स्वेटिंग भी होती है, बीपी कभी कभी मतलब काफी सारी सिस्टर्स को ये भी प्रॉब्लम आई है कि बीपी लो होने लगता है, क्योंकि पानी भी नहीं पी पाते हम उतनी देर पे। तो ये सारी दिक्कतें तो आ ही रही हैं, आती हैं गर्मी में। तो फिर पीपी के अलावा भी आप कैसे अपनी सेफ्टी को इंश्योर कर रही है वहाँ पे, क्योंकि कोरोना पेशेंट्स हैं वहाँ पर, वो किस तरीके से आप मैनेज करती हैं? वो तो ये है कि बाकी हम हैंड वॉशिंग अपना रूटीन में हैंड वॉशिंग अपना रहे हैं। किट पहनना तो अगर पॉजिटिव पेशेंट के बीच जा रहे हैं तो किट पहनना तो हमारे लिए मस्ट ही है, लेकिन उसके अलावा हैंड वॉशिंग भी और डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग, जो डिस्टेंस मेंटेन कर, वो भी साथ साथ कर रहे हैं। उससे ही हम अभी तक सिक्योर हैं। फिर जब आप वापस अपने घर जाती हैं हॉस्पिटल के बाद, तो घर परिवार से भी आपको उनकी सेफ्टी का भी ख्याल रखना होता होगा, और शायद आपकी अब शिफ्ट भी बढ़ गई होगी कोरोना वायरस के बाद आने के बाद, तो फिर आप अपना घर का काम और ये सब कैसे मैनेज कर रही हैं, घर वालों की सेफ्टी भी? वो भी उसी तरीके से हो रहा है कि आने के साथ हम पहले पूरा सैनिटाइज करते हैं, और सब लोग उसमें, घर के लोग भी सहयोग दे रहे हैं। बाकी शिफ्टिंग भी बढ़ गई है, ये भी आप सही बोल रहे हैं कि शिफ्टिंग भी बढ़ गई है। पहले 6 घंटे तो अब हमको ज्यादा समय देना पड़ रहा है, और आकर अपना समय तो देना ही पड़ रहा है। वही सैनिटाइजेशन करके हम अपना काम कर रहे हैं। जी। फिर आप क्या आपने इस दौरान किसी तरह के कोई तनाव महसूस किया है, क्योंकि आप दिन भर आपको हॉस्पिटल में गुजारना होता है, पेशेंट्स होते हैं वहाँ पर, क्या आपने ऐसा कुछ महसूस किया है, तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन? हाँ, पहले तो था, मतलब वही शुरुआती में बहुत ज्यादा था शुरू के मंथ्स में, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा, और यही इसी आने के बाद जो है कि टीवी देखा है या फिर म्यूजिक कुछ सुना, वहाँ पर भी अगर हमको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो हम यही चीजें अपने कलीग से बातें करते हैं, एक दूसरे से अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, यही कि भाई नहीं, इतने लोग सेफ भी हैं, अगर कोई इसकी उसमें आ रहा है तो बाकी सेफ भी हैं। यही सब बातें सोच के, बात करके घर में अपने, इससे हम अपना वो कर लेते हैं। बाकी आता है कभी कभी मन में डिप्रेशन भी। तो ये था आज का कोरोना कवरेज। मेरा नाम है नितिन ठाकुर। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।